अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हुआ। दोनों टीम्स को पाकिस्तान ने शानदार तरीके से पछाड़ा और बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स हैं वो ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, चूँकि टॉप बैटिंग लीडरशिप जो हमारी है वो बाहर थी। बॉलिंग भी जो हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं उनमें से भी एक खेल रहा है, एक नहीं खेल रहा। रोटेशन पॉलिसी पहली बार मैं देख रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ है जिसको मैं बहुत इनकरेज करता हूँ कि हमने रिप्लेसमेंट और रोटेशन पॉलिसी अपनाई। अगर शाहीन खेला तो सलमान को खिलाया और बाकी बॉलर्स को खिलाया। हारिस रऊफ डूइंग गुड। हारिस रऊफ नो डाउट रन में गिविंग मशीन तो हैं, लेकिन अपनी विकेट्स ले रहे हैं। कभी कभी थोड़ी टेंशन दे देते हैं जब विकेट लेते हैं, उसके साथ ऐसे जगह पर रन दे देते हैं जहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच था, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान। और जिस तरह से बैटिंग हसन नवाज कर रहे हैं, एक खुशी हमें होती है देखकर। कई लोगों ने कहा जी कि हारिस को देखें, कभी 6 पे खिला रहे हैं, कभी 3 पे खिला रहे हैं। ये सारी एक्सक्यूज़ हसन नवाज ने एक साइड पे डाल दी हैं और एक शानदार परफॉर्मर है। हारिस को ले तो एक मुसलसल डिसअपॉइंटमेंट है। फ़खर चल के नहीं दे रहे हैं। पिछले अगर 10 मैचेस का मैं रिकॉर्ड निकालूं तो शायद एक आध 50 हो फ़खर की, और उसके बाद फ़खर का कोई बड़ा स्कोर नहीं मौजूद। लेकिन फ़खर ज़मान सेमीफाइनल फाइनल्स में वो इतना अच्छा और बड़ा प्लेयर है कि उसको हम इस तरह कह नहीं सकते कि आप उनके हवाले से कोई ऐसी बात। इसलिए फ़खर पर रिलाई करती है टीम के जी बड़े गेम का प्लेयर है, खेल लेगा। साइम अयूब अच्छा बेहतर उनकी अपने फॉर्म वापस आ रही है, स्कोर कर रहे हैं। अब ज़रा हम बॉलिंग को लेकर बात करेंगे। चूँकि हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही है परफॉर्म, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर रही कि किसी दिन हम 130-140 रन करें और हमारी बॉलिंग हमें जितवा दे। हम 200 कर रहे हैं और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने 200 रन किए हैं T20 में, और यूएई की पिच पे तो पहली बार ही किए हैं। ये भी एक बड़ा अजीब रिकॉर्ड है कि यूएई की पिच पे हमने 200 ही पहली बार किया है। तो हम लंबे अरसे से 200 की तलाश में थे, 200 हो गया। बैटिंग की तलाश में थे। बैटिंग अच्छी चीज़ ये है कि एक पर रिलाई नहीं हो रहा। कभी साइम अयूब स्कोर कर रहा है, कभी हसन स्कोर कर रहा है, कभी नवाज कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी सलमान अली आगा कर रहे हैं। बहुत अच्छे से जा रही है टीम। सलमान उसको लीड भी अच्छा कर रहे हैं। और ठीक है, हमें एक ऐसा बैट्समैन जो सलमान अली आगा की शक्ल में, सारे मारने वाले नहीं चाहिए होते। एक प्लेयर स्ट्राइक रोटेट और सब्र करके तहम्मुल से खेलने वाला चाहिए होता है। ट्राई नेशन सीरीज़ और इसके बाद आने वाला एशिया कप। हालांकि एशिया कप में भारत जैसी मजबूत टीम सामने होगी, लेकिन ट्राई नेशन में अफगानिस्तान सामने थी। अफगानिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में बेहतर T20 की टीम बन के सामने आई है। और अफगानिस्तान की टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, बैटिंग परफॉर्मेंसेस काफ़ी तगड़ी हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक अच्छा परफॉर्म किया। हम ज़रा, चूँकि आज पूरी ट्राई नेशन सीरीज़, पाकिस्तान की क्रिकेट सिलेक्शन, क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई बात होगी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया। वसीशा क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, ख़ुद भी क्रिकेटर हैं। जहांगीर खान साहब भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज़िशान नादिर महसूद ने ज्वाइन किया। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, कोच भी हैं और रीजनल लेवल पर सिलेक्शन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। ज़िशान, अच्छा खेला पाकिस्तान। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के रप्चर से रिकवर हो जाएंगे। हालांकि वेस्ट इंडीज़ में हमने जीती T20 सीरीज़, लेकिन बहुत क्लोज जाकर जीती, कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन टीम ने बेहतर और अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचेस में। यूएई की टीम बड़ी तगड़ी निकली है फाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी। दो के हमने वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो है वो जीत ली, लेकिन उसमें भी जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो उस मयार की नहीं थी कि आप कहें कि हमें जो है वो बड़ा कन्विंसिंगली हमें जीत मिली। लेकिन चलें, जीत जो होती है वो अच्छी हैबिट होती है, उससे टीम की कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है। इसी तरह हमने देखा कि जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की और फिर यूएई के खिलाफ जीत हासिल की। बॉलिंग को अगर आपने डिस्कस जैसे किया कि बॉलिंग हमारी नो डाउट अच्छी हो रही है इस वक्त, लेकिन ये वो कमजोर टीमें हैं जिसके खिलाफ हम अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यही पेस अटैक था जो कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ था, जहां पे हमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। थोड़ा सा मुझे जो तशवीश हो रही है वो ये है कि हम सलमान मिर्जा को खिलाते हैं, हम हसन अली को खिलाते हैं, और हम वसीम जूनियर जो कि आपके वर्ल्ड कप 2023 का मेन ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, जबकि आपके बाकी बॉलर जो थे वो बिल्कुल ढीले ढाले और
बिल्कुल लो लेवल पे नजर आ रहे थे। तो जब उनको टीम में डाला गया तो उनमें वो एक जोश था वो उस बॉलिंग में वो लेके आए। वसीम जूनियर, जिशान वसीम जूनियर की कुछ बड़ी डिटेल बात करना, अभी जिशान से ज़रा राब्ता वापस होता है तो हम इस पर बात करते हैं। वसी ठीक कह रहे हैं, वसीम जूनियर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोटेशन पॉलिसी एक बन रही है। ये अच्छी चीज़ है कि रोटेशन पॉलिसी बन गई है। आ रहे हैं खिलाड़ी और मुसलसल जगह नहीं पा रहे, उनको रोटेट करके चेक किया जा रहा है ताकि वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतर ऑप्शन तैयार किया जा सके। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह वसीम जूनियर की बात की उसी को कंटिन्यू करूँगा कि वसीम जूनियर नसीम शाह के बाद आपके पास एक वाहिद बॉलर है जो रिवर्स स्विंग करना जानता है। ठीक है, वो स्लोअर वन भी करता है और लोअर डाउन द ऑर्डर आके वो आपको रन्स भी करके दे सकता है। तो उसको बाहर बिठाना, लेकिन बाहर बहुत सारे बैठे हैं। आप देख लें कि आप अभी फिर वही बात है जो हम यहाँ पे बैठ के मैं मुसलसल यही बात किए जा रहा होता हूँ कि आप 5 बॉलर पूरे खिलाएंगे तो आपको, अब उस दिन देख लें कि आसिफ ने आपके पार्ट टाइमर्स को और जब मार पड़ती है तो फिर उसके साथ और भी पड़ती है, तो 33 बॉलों पे 70 रन कर लिए थे। अगर आप 180 भी करते तो आप मैच हार जाते यूएई वाला। तो ये चीज़ है कि आपको पूरे बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे और पूरे बॉलर्स मीन्स कि आपको अबरार को टीम में लाना पड़ेगा। और हसन अली की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, पहले जब कम बैक उन्होंने किया तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल जा रहा है, उसी तरह वही पुरानी परफॉर्मेंस उनकी है। और सलमान मिर्ज़ा अभी नए हैं, चलें उनको इतना हम तनकीद का निशाना, या उनका अभी हमारे पास सैम्पल साइज़ ही बहुत छोटा है, तो चलें उनको अच्छा है कि मौका मिल रहा है। हम यही कहते हैं कि मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स को। तो जब मौका मिलता है तो चलें, बंदा सीखता है, टीम के साथ होने से भी सीखता है, तो दैट मेक्स डिफरेंस कि चलें सलमान मिर्ज़ा। लेकिन हमारे जो टॉप बॉलर्स हैं उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जिस तरह आपने हारिस रऊफ़ का जिक्र किया, अब वो हैंडी होंगे। मैं उस दिन भी किसी और प्लेटफॉर्म पे भी यही बात कर रहा था कि जब वो स्लोअर वन करते हैं, मतलब जब वो वेरिएशन के साथ आते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और उन्होंने ये शो किया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और 4 विकटें भी लीं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा माइंड का गेम है। और देखें, एक और चीज़ जो फ़खर वाली जो बात आपने की, देखें फ़खर नो डाउट ही इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन अब आप देख लें कि उसको आपने बाबर की जगह रखा हुआ है। एक तो क्रेडिबल सोर्सेज से मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि ही इज़ नॉट फुली फिट। उनको स्क्वाड में इसलिए रखा गया कि अगर वो ना होते तो बाबर को रखना पड़ता, और कुछ लोगों की इमा पर उनको रखा गया, और फिर 11 में भी इसीलिए रखा गया कि ताकि उनको की सिलेक्शन जस्टिफाई हो सके। एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़, मैं थोड़े से स्टैट्स लाया हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ज़रूर। फ़खर के नंबर 3 पे T20 इंटरनेशनल्स में बैटिंग करते हुए 30 इनिंग्स में 596 रन हैं, 22 की एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट इनिंग्स में 596 और 4 50s हैं। स्ट्राइक रेट उनका 116 है। कंपेयर करें अगर बाबर के साथ, तो बाबर की 32 इनिंग्स हैं एट 3, 1166 रन हैं, 44 की एवरेज है और 127 का स्ट्राइक रेट और 11 50s हैं उनकी। ओके, 8 नंबर 3, डबल द रन्स और 2 इनिंग्स बाबर ज्यादा। अच्छा, मैं चाहूंगा यहाँ हम रुकेंगे, बस इस पर अब हम पहले डिस्कशन करेंगे। ये आपके जो स्टैट्स हैं जहांगीर, इसमें कोई एडअप जरा बड़े अच्छे स्टैट ये शेयर किए नंबर 3 के, कि नंबर 3 पर 116 का स्ट्राइक रेट है वसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बाबर का 127 का स्ट्राइक रेट है, 44 की एवरेज बाबर की है और फखर की 22 की एवरेज है, और रन्स में 530 समथिंग रन्स हैं फखर के और 1100 समथिंग बाबर आजम के रन्स हैं। जी, डबल द रन। देखें अरसलान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबर के बारे में ये तो सोचना ही चाहिए कि फ़खर अनफिट होगा और बाबर आएगा या उसका स्ट्राइक रेट या वो रन्स करेगा या नहीं करेगा। बाबर की सिलेक्शन T20 में तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें 129 ओवर कहना नथी ना करें भाई, नथी ना करें, उसको ये ना कहें कि फ़खर अनफिट होगा या फ़खर की 3 पोजीशन है या 1 है, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता। मैं कहता हूँ T20 में सारे आपके पास हिटर नहीं होते, आपने लेके भी चलना होता है। देखें 129 का स्ट्राइक रेट ओपनर के लिए कोई बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है, और स्ट्राइक रेट के साथ आप उसकी एवरेज भी तो देखें ना, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं है। फ़खर ज़मान जो है, फ़खर ज़मान को हम इसलिए कहते हैं कि उसकी सिलेक्शन को हमेशा जस्टिफाई किया जाता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। देखें, जब बड़े मैचेस आते हैं, बड़ी टीमों के साथ अच्छी बॉलिंग आती है, तो फ़खर ज़मान वहाँ पे परफॉर्म करता है, नो डाउट। देखें ये इस तरह की मिसालें कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो टीम लेके चल रही हैं, हालांकि वो मुसलसल परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उनको लेके चलना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल को लेके चल रही है, वो भी हर मैच में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब वो करते हैं तो ऐसे बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं कि फिर उसका कोई आंसर नहीं होता। 6-7वें पे आके 200 भी कर जी बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम को तो
जैसे भी इन्होंने देखें, इंजरी के साथ भी अगर फ़खर को रखा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ फ़खर के साथ तो बाबर को नथी करना ही नहीं चाहिए, एक। और दूसरा, अगर वो इंजरी के साथ फ़खर को लेके चल रहे हैं तो ये टीम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि अगर वो इंजरी के साथ उनको कैरी कर रहे हैं। देखें, अगर यहाँ पे बाबर, अगर वो इंजर्ड है, अगर अब बाबर की जगह इस तरह नहीं बढ़ रही, अगर आपको फ़खर की जगह भी देते हैं, मेरे ख्याल में तो बाबर को ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर ओपन नहीं भी होता, अगर वो वन डाउन भी होता है, तो मेरे ख्याल में वो टीम के लिए बड़ा इफेक्टिव है। क्योंकि देखें, वर्ल्ड नंबर 1 वो रहा है, वो ऐसे तो नहीं है कि वर्ल्ड नंबर 1 आप ऐसे ही बन जाते हैं, परफॉर्म करते हैं तो तभी आप वर्ल्ड नंबर 1। अच्छा, ये चूंकि वसी ने की स्टैट शेयर की है ना, तो आप लोगों ने इस पर अब जरा अपनी अपनी राय का भी इजहार करना है। ज़ीशान, इससे पहले कि वसीम जूनियर वाली बात आप कंप्लीट करें, उस पर मैं करता हूँ आपसे बात, हम दोबारा उस पर जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा ये वसी ने बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर किए नंबर 3 पोजीशन के। एक के 1100 रन है, 127 का स्ट्राइक रेट है, एक हमारा टॉप है ही मेजर स्ट्राइकर प्लेयर है फ़खर। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़खर का कोई कंपैरिजन है किसी से, फ़खर मेरा बड़ा पसंदीदा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, लेकिन हाँ नंबर 3 पर अगर देखें तो 500 कुछ रन फ़खर के और स्ट्राइक 116। देखिए इस्लान भाई, थोड़ा सा मैं हार्श हो जाता हूँ जब भी इस तरह की कोई बात आती है कि आप अपने बड़े प्लेयर्स को जो है वो रिप्लेसमेंट्स में जो है वो खिला रहे हैं और उनको कभी ड्रॉप करते हैं, कभी उनको रेस्ट का नाम दे देते हैं। आई डोंट नो, वसी थोड़ा सा जो है इस वक्त खेल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये बात करना, किसी का नाम लेना। मैं आपको नाम बताता हूँ, आकिब जावेद हैं जो इन दोनों की क्रिकेट खराब कर रहे हैं, जो मोहम्मद रिजवान की भी क्रिकेट खराब कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बना के भेज रहे हैं, जबकि वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। उसने खुद ये बयान दिया कि अगर मैं कीपिंग करता हूँ मेरे से बैटिंग नहीं होती। बिल्कुल। तो इसका मतलब है आप उसको जो है ना वो डाल रहे हैं। अब रहेगी बात बाबर आजम की। देखिए बाबर आजम जो है वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है कि वो, मेरे ख्याल से इस वक्त आपने पेशावर में जो मैच है वो आपने देख लिया कि वहां पे उसको कितनी हौसला अफजाई और कितना उसको प्रेज कर रहे थे। लेकिन सर ये एक चीज इस पे ऐड करें ज़ीशान, एक चीज ऐड करें, मैं आपकी बात से अग्री, बाबर के लिए वहां पे हुजूम था एक, नो डाउट, और बाबर हमारे पास ब्रांड है ना सर, कोई दो राय नहीं है, मैं भी नहीं इससे आंखें चुरा सकता। लेकिन सर सईद अजमल की बॉल पे 41 रन पे बाबर आजम का 47 की एज में सईद अजमल की बॉल पर आउट होना, ये स्टिल एक बड़ा मेरे लिए सवालिया निशान है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए इस्लाम भाई, आउट तो आप पहली बॉल पे भी हो सकते हैं और 100वीं बॉल पे भी हो सकते हैं। सर स्पिन पे क्यों, स्पिन पे क्यों, मुसलसल स्पिन पे क्यों? सईद भाई बहुत बड़े बॉलर हैं और उनको जो है कोई भी उनसे हमें चीज वापस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े बॉलर हैं। और देखें ये मैच है, बॉलर जो है वो विकेट लेने आता है और बैट्समैन जो है वो रन्स करने आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्पिन पे थोड़ा सा उनको इशू आ रहा है पिछले काफी अरसे से, ये उनको देखना चाहिए, ये उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन बहस हमारी यहाँ पे ये नहीं हो रही कि वो कैसे आउट हो रहे हैं, हमारी बहस यहाँ पे ये हो रही है कि उनको खिलाया क्यों नहीं जा रहा। उनको, मेरी अगर आप पर्सनल राय पूछे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको T20 नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो T20 खेलें तो फिर इस वक्त हम कंपैरिजन फखर के साथ उनका नहीं कर सकते। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप दुनिया के जो बाकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जैसे ब्रुक है, उनके साथ हम कर सकते हैं, और बाकी जैसे आपके साथ जो प्लेयर्स हैं, मैक्सवेल के साथ आप कर सकते हो, वो टीम को मैच जिताते हैं। बाबर और रिजवान ने भी टीम को मैच जिताए हैं। अगर बाबर मैक्सवेल की तरह नहीं खेलता तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि हमें वो मैच जिता रहा है। तो जहां तक ये स्टैट्स, ये बिल्कुल ठीक है, वसी ने बड़ी मेहनत की है, स्टैट्स लेके आए हैं, लेकिन मैं जरा स्टैट से थोड़ा सा साइड पे होके इसलिए बात करूंगा कि हम ओवरऑल अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर के स्टैट जो है वो आसमान को छूते हैं, लेकिन कभी भी उनको जो है मैच विनिंग बैट्समैन नहीं करार दिया गया। जबकि इंजी भाई जो है वो, उनके स्टैट्स वहां तक नहीं है, लेकिन वो हमेशा मैच को जिताते हुए हमें नजर आए हैं। माइकल बेवन की मिसाल है, माइकल क्लार्क की मिसाल है, आपके पास स्टीव वॉ की मिसाल है, इनके माइक हसी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, माइक हसी है। तो इनके रिकॉर्ड्स अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो आपको नहीं नजर आएंगे इतने, लेकिन अगर आप मैच विनिंग देखेंगे कि उन्होंने कितने मैच जिताए हैं तो वो बहुत ज्यादा होंगे। तो ये वहां तक होगी। अब बात वसीम जूनियर की है कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, आई डोंट नो क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। उस लड़के को खिलाना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और वो बॉलिंग में जान लेके आता है, जोश लेके आता है। असल में मैं एक चीज समझाऊं ज़ीशान, उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती ये की है कि उसको ऑलराउंडर के तौर पे पेश कर दिया है। वो एक अच्छा बॉलर है, उसको बॉलर रहने देते। जी 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 बिल्कुल। देखिए ऑलराउंडर वो इसीलिए है क्योंकि आपने नसीम अशरफ में हमेशा फहीम अशरफ को जो है ना आपने एडजस्ट करना होता है, तो उसको जब हम
ऑलराउंडर बनाएंगे वसीम को तो ही फहीम अशरफ टीम में आएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी ये तो हम एज ऑलराउंडर इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये वो ट्रिक्स होती हैं जिस ट्रिक्स की वजह से आप लोगों को बाहर करते हैं और टीम के अंदर लेके आते हैं। अभी मैं आसिफ की बात जरूर करता चलूं, आसिफ मेरे साथ 3 साल वापडा में खेलता रहा है, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अहमद शहजाद और आसिफ एक ही वक्त में जो है लाहौर में खेलते थे, और आसिफ जो है उससे बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया और अहमद शहजाद को खिलाया। नो डाउट अहमद शहजाद भी टैलेंटेड थे, लेकिन उस दौर में आसिफ उससे ज्यादा टैलेंटेड था, जो कि आपने कल देख लिया कि वो इस एज में भी, जो कि अब उन्होंने जो एज लिखी है वही ठीक है, इस एज में भी वो अभी तक खेल रहे हैं और वर्ल्ड के 4th फास्टेस्ट 100 उन्होंने की हुई है। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है सर, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस चल निकली है, 2 बड़े प्लेयर्स का कंपैरिजन और 2 बड़े प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ हम जरा आते हैं और फिर ज़रा बैटिंग में और डेप्थ पे बात करते हैं, क्योंकि आगे एशिया कप है, हम इस पे बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जब आप इंडिया का सामना करेंगे ना तो एक ही बड़ी टीम है पूरे एशिया में, फिर पता चलेगा आपको कि हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं, फिर मज़ा आएगा उस मैच का। वापस आते हैं ब्रेक से, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वसी इसका कोई जवाब देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। और नसीम अशरफ, वाह वाह, फ़हीम अशरफ नहीं नसीम अशरफ, चेयरमैन पीसीबी थे, ज़ीशान भाई को याद आ गए मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे बाद। तो फ़हीम के हवाले से भी बात की, फ़हीम के कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है कि हमने उसको ऑलराउंडर के तौर पे स्पेस दी है, थोड़ा परफॉर्म भी कर रहा है, बेहतर है, चल रहा है, अभी तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें उसकी परफॉर्मेंस की, लेकिन जहाँ पड़ी वो बेहतर खेल के मैच जीते ना जीते। हम आते हैं वापस इस बात पे कि आप अपनी बॉलिंग साइड को एम्पावर करें, ताकतवर करें, ताकि दुनिया को बताएं कि यार हमारी बॉलिंग वापस वैसी हो गई है। हमने वसीम जूनियर पे टैग लगाए रखा ऑलराउंडर है, जबकि वो बतौर बॉलर एक अच्छा एस्पेक्ट है। सर सबसे पहले तो इख्तिलाफ करूंगा तेंदुलकर वाली बात पे, ही इज़ ऑल टाइम ग्रेट। उन्होंने 100 सेंचुरियाँ की हैं, जिनमें 52 सेंचुरियाँ विनिंग कॉज में हैं। ठीक है, इंडिया को उन्होंने 52 सेंचुरियों में मैच जिताया। जब स्पेक्ट्रम बड़ा होता है तो फिर बंदे को लगता है ही वॉज नॉट अ मैच विनर, लेकिन उनसे बड़ा मैच विनर कोई भी नहीं है। फिर फ़खर जमान की हमने बात की, वो मैच विनर, हमने उस पर भी मैच विनर का टैग लगा दिया। और मैं 8 सालों में अगर मैचेस गिनूं तो एक चैम्पियंस ट्रॉफी वाला फाइनल, एक ट्राई सीरीज़ का ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फाइनल, और एक जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 100 किया था, उसके ख़िलाफ़ मेरे पैनलिस्ट दोनों बैठे हैं। मुझे कोई एक मैच दिखा दें जो फ़खर जमान ने अकेले आके जितवाया। ठीक है, उन्होंने सेमीफाइनल में 50 किया जो पाकिस्तान हार गया। ठीक है, उसके अलावा भी हमने खुद ही से टैग्स लगाए हैं कि भाई ये प्लेयर मैच विनर है। कहाँ का मैच विनर है? मुझे उसकी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। ये 2 मैचेस के अलावा तीसरा कोई मैच उसने अकेले जिताया हो तो मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। मैं बाबर के आपको 10 मैचेस इस तरह यार, वैसे उसकी सेंचुरी ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो जितवाई थी। सर देखें, 8 साल में अगर एक सेंचुरी पे अगर आपने मैच विनर बनाना है उनको, तो फिर माजरत है, फिर मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग, देखिए ये बात तो बाबर पर भी है, बाबर पे इल्ज़ाम लगता है इस बात का, हालांकि मैं चलें इसमें, लेकिन बाबर पे भी इल्ज़ाम लगता है कि 152 वाले मैच में दोनों खड़े हो गए, स्कोर कम था। उसके अलावा जी ज़ीशान कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज जरा समझाने की कोशिश करूं। जो ओपनर होता है वो कभी भी मैच विनर नहीं हो सकता, ये बात अभी आती है। 50 ओवर खेलना बहुत मुश्किल होता है, पूरे टेस्ट में 5 दिन बारी करना मुश्किल होता है। जो मैच विनर्स होते हैं वो चौथा, पांचवा, छठा नंबर जो होते हैं, ये मैच विनर जैसे हसन नवाज। जो पहले 3 होते हैं वो आपको एक स्टेज सेट करके देते हैं, ठीक है, वो मैच विनर नहीं कहलाते। इसीलिए मैंने इंजी भाई और तेंदुलकर का मुआवजा किया, क्योंकि तेंदुलकर भी चौथे नंबर पे खेलते थे और इंजी भाई चौथे, 5वें पे खेलते थे। वाह वाह, सही है। लेकिन देखें, आप जब मैच विनर्स का टैग लगाते हैं, अब फ़खर मुझे नहीं समझ आती ना, आप उनकी यूएई में भी परफॉर्मेंस देख लें। मैंने एक और स्टैट्स भी निकाले हैं। यूएई में उनकी 19 इनिंग्स में 308 रन हैं, 17 की एवरेज है, 108 का स्ट्राइक रेट है। बाबर के साथ कंपेयर करें, 23 इनिंग में 763 रन है, 40 का एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है। एक मिनट दें, आप क्या करेंगे? किधर से आप जस्टिफाई करेंगे सर? देखें, फ़खर जमान की जहाँ तक बात हो रही है ना, देखें आप उसको मैच विनर इसलिए कहते हैं जब आप बड़े मैच में देखें, वो उन मैचों में इसने परफॉर्म किया है जहाँ पे हमें लग रहा था कि नामुमकिन है पाकिस्तान का जीतना। अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने इनिंग्स खेली थी, वो देख लें कि उस जगह पे पाकिस्तान तो शोर शार था कि फाइनल में नहीं जाएगा।
ये मैच विनर इसलिए कहा जाता है कि जब आप मुश्किल कंडीशन में और मुश्किल जगह पे जाके रन्स करते हैं। इसी तरह जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा था, उसमें अगर आप देखें तो किस मुश्किल में इंडिया के खिलाफ और फिर फाइनल में इतने प्रेशर में रन्स करना, इसको मैच विनर कहते हैं। असल बात है कि आज जब आप मौके पे रन्स करते हैं, वैसे तो चलें आपने ओपनर गए, आपने 50 किया 60 किया, वो मैच विनर नहीं है, लेकिन जब आप मुश्किल मैच में और बड़े मैच में रन्स करते हैं वो ज़्यादा कंसीडर होते हैं, चाहे वो 5 साल में हो, 1 साल में हो या 8 साल में हो, उनको गिना जाता है कि ये बड़े मैच में इन्होंने रन्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी तो देख लेना पाकिस्तान कौन से आईसीसी के फाइनल में पहुंचा है या कौन से मैचेस में पहुंचा है जहां पे जाके रन्स किए हैं। इसलिए कि जिन फाइनल में पहुंचा है या जो सेमीफाइनल खेले गए हैं वो बड़े मैचों में रन्स किए, इसलिए मैच विनर कहा। ठीक हो गया। एक जरा इस पे एडअप और करें। चलो वसी का अपना स्टांस है, मैं उसके साथ इस पे बात भी करूंगा मजीद, वो भी आप लोगों से करेगा, यकीनन पीछे नहीं हटेगा वसी। आज स्टैट पे बात हो रही है। अच्छा, एक चीज जो अभी ज़ीशान ने कहा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहांगीर। मैं समझता हूं पाकिस्तान ओपनर के लिए वन डाउन पोजीशन के लिए कभी मसला रहा ही नहीं था। हम गलत पे बात करते हैं। हमें प्रॉब्लम था चौथा, पांचवा, छठा नंबर, यानी अब जहां पर हसन नवाज स्कोर कर रहा है, आपने इफ्तिखार भी ट्राई कर लिया वहां पर, आपने आजम भी ट्राई कर लिया वहां पर, आपने नवाज भी कर लिया, आपने इवन शादाब को भी वहां पर ट्राई कर लिया, आपने फ़हीम अशरफ को भी ट्राई कर लिया, आपने लातादाद ट्राई की, इरफान नियाजी को भी ट्राई कर, लेकिन जो परफॉर्मेंस हसन नवाज दे रहा है ना उस सिचुएशन में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो है जगह जहां पर आपने स्कोर। हसन नवाज मैच मोड़ दिया। आप मुझे बताएं अगर उस दिन हसन नवाज के वो 50 स्कोर ना होते, वो माइनस कर लें उस पोजीशन में, तो वो मैच आपके हाथ में ना होता, क्योंकि वो तो बड़ा क्लोज चला जाता फिर। जहांगीर अरसलान भाई ऐसे है ना, अगर ये गलती ना करता और चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे आसिफ को भेज देता तो ये मैच कभी पाकिस्तान नहीं जीत सकता था। ठीक है, ठीक है, आपने हवाला दे दिया है। जी जहांगीर। अरसलान भाई ऐसे है ना, देखें आजकल जितने भी बैटर्स हैं ना, मैं यही कहता हूं कि उनमें ये क्वालिटी नहीं है कि उनको जिस नंबर पे भी भेजे वहीं पे एडजस्ट हो जाएं। लेकिन आज बड़ी टीमों में देखें जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने अपने नंबर डिफाइन किए हैं कि मैं ओपनर खेलूंगा या 2, उनकी अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो वो फ़ौरन जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन पे चली जाती है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, ये बहुत कम प्लेयर हैं जो हर नंबर पर जाके खेल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हसन नवाज बहुत ज़बरदस्त है। देखें इनको ओपन भी खिलाया गया, इनको वन डाउन भी खिलाया गया, और अब जिस नंबर पे खिला रहे हैं देखें वहाँ पे भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्योर टैलेंट है, इनको जहाँ पे भी आप भेजेंगे वहाँ पे सेट हो जाएंगे। वरना ये नहीं है कि आप ओपनर हैं, आपको उठा के 5वें नंबर पे भेजेंगे, आप वहीं पे भी परफॉर्म करेंगे। इस तरह के प्लेयर बड़े कम होते हैं जिनको जहाँ मर्जी चाहें आप भेज दें और वहाँ पे परफॉर्म करें। ठीक है, मैं ज़रा इसको लेकर हारिस पे बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान, हारिस आपके फेवरेट प्लेयर बैट भी तोड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पर किसी तरह बाउंड्रियां नहीं तोड़ रहे, वो बस बैट टूट रहे हैं उनसे। और ये वही हारिस है जिसको आपने जूनियर्स में फुल प्रमोट किया, शाहीन्स में किया, ए में किया, कैप्टन बनाया, पीएसएल में कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें वो बाहर बैठे, उसको दे रहे हैं हमारे मैच। लेकिन क्या वजह है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा? आप हसन पे मैं इसलिए बात करूं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। आप देखें ओपनर था और उसको पता लग गया यार ओपनर में जगह नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट परफॉर्मेंस बोल रही है, उसका बल्ला बोल रहा है। 5वें पे खिला रहे हैं आप उसको 6ठे में भी खिला देते हैं, खेला है वो, लेकिन उसको परवाह ही नहीं है, क्या परफॉर्म कर रहा है वो माशाल्लाह। जी अफसान भाई, आप ठीक कह रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप देखा जाए तो आपको पहले नंबर से लेकर 10वें नंबर तक जहां पे भी खिलाया जाए आपको टीम के लिए खेलना है, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। 10वें नंबर पे भी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहां पे कैसे खेलना है, और पहले नंबर पे भी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें, मोहम्मद हारिस को आप पहले नंबर पे खिलाते हो, फिर तीसरे नंबर पे खिलाते हो, फिर 8वें नंबर पे खिलाते हो, फिर अगले मैच में फिर चौथे नंबर, मतलब आप क्या करना चाहते हो? आप उसको सिर्फ यूटिलाइज करना चाहते हो? तो इसका मतलब है आपने उसको खुद ये प्लान दिया हुआ है कि भाई आपने 4, 5, 6 बॉलें खेलनी है और इस पे 6 के 6 छक्के मारने हैं। इस तरह कभी प्लेयर नहीं बनेगा। इस तरह आप प्लेयर डॉन ब्रेडमैन को भी ले आओगे तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप बिल्कुल उसको रोल दें, लेकिन ये कौन सा रोल हुआ कि आपने बीच मैच में प्लान चेंज किया, वहां पे आपने 6ठे नंबर वाले को वन डाउन खिलाया, फिर उसको चौथे नंबर पे भी नहीं भेजा, फिर आपने 5वें में भी नहीं भेजा, 6ठे पे उस दिन आपने उसको 8वें नंबर पे भेज दिया। इस तरह नहीं होती क्रिकेट इस्लाम भाई, ये प्लान नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि होटल में और मैच से पहले जो प्लान होता है वो पहली बॉल के बाद चेंज हो जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम में होता है। अगर आपने उनको कोई रोल देना है
तो आप उनको एक रोल समझाएं कि ये आपका रोल है, और फिर उस रोल पे अगर वो पूरा नहीं उतरता तो फिर आप उसको बेशक टीम से बाहर कर दें। लेकिन अगर आप उसको इतनी शफलिंग करेंगे कि एक मैच में आपने उसको तीसरे पे भेजा और अगले मैच में आपने उसको 8वें पे भेजा, उसमें भी उसने कोई 20-22 गेंदों पे 15-16 स्कोर कर दिए, और फिर आपने उसको फिर तीसरे पे भेज दिया, तो इस तरह तो वही वाली बात है कि जब मैं वापडा से खेलता था तो मुझे एक सीजन का पहला या दूसरा मैच देते थे और फिर एक 10वां मैच देते थे, ताकि मेरी वो कंटिन्यूटी ना रहे। क्यों? ताकि मैं खराब हो जाऊं मेंटली भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, और मुझसे वो परफॉर्मेंस ना हो सके जिसका मैं अहल हूं। यही प्रॉब्लम इस वक्त हारिस के साथ हो रही है। मानते हैं वसी प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो वो खुद प्रॉब्लमेटिक, यार उसको ए में भी मौका मिल रहा है, उसको पीएसएल में भी मिल रहा है, परफॉर्म नहीं उस तरह कर पा रहा। मेरा सवाल ये है सर, देखें बात ये है कि वो थोड़ा सा अनलकी रहे हैं। जो सच्ची बात अगर मैं करूं कि हसन नवाज़ ने जिस तरह के परफॉर्मेंस किए ना, ये नंबर उनका था जो हसन नवाज़ 5 या 6 पे खेल रहे हैं। 5 पे वो आते थे, पेशावर ज़ल्मी में भी वो 4 पे खेलते रहे। लेकिन बात यह है कि उनका भी जब हमारे किसी भी प्लेयर को थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस मौका मिलता है ना सर, वो ये समझता है कि बस अब मैं हरफ आखिर हूँ, मेरे से अच्छा प्लेयर कोई भी नहीं है। जब ये चीज़ सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर हम क्रिकेट से दूर हो जाते हैं, और क्रिकेट से जब दूर होते हैं तो फिर परफॉर्मेंसेज ऐसे ही डिक्लाइन करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी उन्होंने मेरा ख्याल है कहीं एक पॉडकास्ट में बाबर आजम को भी कोई मशवरा दिया है, वो भी बड़ा इस वक्त लोग सरापा एहतजाज है उस मशवरे पर और उसकी बहुत सारी और रीज़न सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उस दिन बैट टूटने की वजह वही क्रिटिसिज्म था, वही सब कुछ था। लेकिन देखें आप, बाबर आजम पे मैं अगर उसका बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कहीं पे डाउनफॉल होता है या कुछ चीज़ होती है तो मैं उस पर तनकीद भी करता हूँ। उसने किसकी तनकीद नहीं बर्दाश्त की? इस हारिस को, इन सब प्लेयर्स को जो इस टाइम आपकी टीम में खेल रहे हैं, ये सब बाबर की पर्चियाँ होते थे, सारे यही कहते थे। ठीक सही है, बाबर ने लेकिन बहुत आज बाबर ने सबको दिया, सपोर्ट किया, और आज चलें बाबर भी वापस आ जाएगा। मैं कल इंजमाम की बैटिंग देख रहा था सर, तो मुझे उस वक्त थोड़ी सी एक उम्मीद आई कि यार फॉर्म इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट। जिस तरह उन्होंने छक्के मारे तो बाबर आजम सूरन और लेटर वो वापस आएंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं जो मेरा सवाल था ना बाबर को लेके, जहांगीर आप तीनों से, फिर दोबारा कर लेता हूँ, शायद मैं उसको सही से आप लोगों तक पहुँचा नहीं पाया। इंजमाम उल हक की बैटिंग आप सबने देखी, उस मैच में हमने भी देखी। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे प्लेयर्स, फर्ज करें अभी सईद अजमल लेजेंडरी बॉलर है, सईद अजमल का तो मुकाबला नहीं है ना भाई स्पिन बॉलिंग में, और वो उसको तो मैं कहता हूँ वो मास्टर ऑफ स्पिन, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। उसको तो आईसीसी ने और इंडिया ने ख़राब किया, वरना तो वो आज 500 विकेटें लेके बैठा होता। पर सईद अजमल इस एज में, छोड़ी हुई क्रिकेट के बाद, आपके या दुनिया के टॉपेस्ट प्लेयर को इतनी आसानी से बोल्ड कर देता है, नॉट आउट, बोल्ड कर देता है। इससे मेरा ये मुराद नहीं है कि बाबर की बड़ी कोई भी किसी को बोल्ड कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक स्पिनर ही क्यों वसी, स्पिनर से ही बाबर क्यों फंस रहा है? ये बाबर को सोचना है यार, हमें नहीं। देखें हम इस पे बहुत बात कर रहे हैं। अब देखें, ये मुझे जो लगता है, मेरी ये टेक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बात यह है कि एक एग्जीबिशन मैच था, थोड़ा शायद वो कैजुअली स्वीप करने गए और रात को बारिश हुई थी, तो शायद पिच में थोड़ा सा वो था। अब बाबर ने भी 2 आउट कर लिए, तो मतलब मुझे ये लगता है थोड़ा कैजुअलिटी, मतलब कैजुअल थे, तो शायद इस वजह से। जी रिशान कुछ कह रहे हैं? सॉरी, मैं हमेशा वसी की बात काट देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, तो मुझे थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज नजर आ रही है कि आजकल हम जो नॉकिंग करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हम ये साइड आर्म जो एक वो इक्विपमेंट आया हुआ है, उससे हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो रोबो, अब जो थ्रो बॉल है, व्हाटएवर जो भी है उसका नाम, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सिंथेटिक बॉल्स कहते हैं सर उसे, सिंथेटिक बॉल्स। ठीक है। नहीं, सिंथेटिक बॉल नहीं, वो जो इक्विपमेंट है जिसमें बॉल, रोबो आर्म जो है। जी हाँ जी, वही। अब देखिए, जब आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ना बॉल जो है वो स्विंग होता है, ना बॉल सीम होता है, वो एक ही लाइन पे तेज आ रहा है। अब उससे हमारे भी लड़के और दुनिया में सारे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग के लिए ठीक है। आप जब स्पिन के लिए करोगे तो आप स्पिनर के सामने ही खेलोगे। अगर आप नेट में, जैसे हमारे नेट में कम से कम 8 स्पिनर होते हैं, डिफरेंट, ऑफ स्पिन भी है, लेग स्पिन भी है, कब्बा स्पिनर भी है, चाइना मैन भी है। अब अगर आप उसके 6 राउंड खेलोगे तो ये 48 से 50 बॉल बनते हैं।
अगर आप ये रोज खेलोगे और उसमें से फिर एक दो बच्चों को आप साइड पे ले जाओ और उनके साथ फिर खेलो, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है वो आजकल ये साइड आर्म या थ्रो आर्म वट एवर जो भी है, ये इससे ज्यादा हो रही है। ये मेरा अपना एक जाती ठीक हो गया। लेकिन जहांगीर एक चीज वापस, आप नो डाउट आप एक कोच अपना ले जा सकते हो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक भरपूर टीम आप ले जा सकते हो। भाई 2 बॉलर ही उनको बेचारों को पैसे दे के ले जाओ, करवा लो बॉल, क्या इशू है? अरसलान भाई ऐसे हैं, पहले तो मैं बाबर की बात है जो आप बार बार कह रहे हैं, इसी की बात ही कर रहा हूँ मैं। स्पिनर से आउट हो रहे हैं, उसका ये एग्जीबिशन मैच में देखें जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो इतनी सीरियस क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। ठीक है, हर कोई बंदा उसको एक तफरी और एक यार लेकिन हम ले रहे हैं ना सीरियस, सोशल मीडिया ले रहा है सीरियस, सोशल मीडिया सीरीज ले रहा है, लेकिन वहाँ पे ना देखें अगर किसी को भी आप देख लें हर तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब स्पिनर से आउट हो गया, तो वहाँ पे ये भी देखें शोएब को 2 छक्के भी लगा दिए थे। तो इसलिए कि वहाँ पे कोई भी बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बॉलिंग या बैटिंग नहीं कर रहा होता। एक एग्जीबिशन मैच होता है जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए, तो उसको हमें बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं ना स्पिनर के अगेंस्ट, बाबर का स्पिनर्स के आगे कमजोर है, उसकी स्वीप का मसला है। आप जरा इस पर है। पूरी बात कीजिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं। हम जरा स्पिन पे पूरी बात कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं जी, इस पर बात करते हैं और जरा सी डिस्कशन आज के मैच पर भी करेंगे। यूएई और अफगानिस्तान का मैच है रात को 8 बजे, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जहांगीर प्लीज बात कंप्लीट कीजिएगा, बाबर की स्पिन पर फंसने वाला मामला भी जरा सा देखें। बाबर का शुरू से स्पिन का मामला था, उसकी स्वीप देखें अगर, लेकिन बाबर ने उसको बड़ा अच्छा जो है ना उसको मैनेज किया हुआ था। देखें स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप देखें तो कभी भी बाबर ने स्वीप नहीं मारी, क्योंकि उसको पता था कि स्वीप से मेरी विकेट जा सकती है, तो कभी भी उसने स्वीप नहीं मारी। बाकी जो बात कर रहे हैं कि उनको अभी तो कोचेज हैं, स्पिनर्स हैं, वो स्पिनर से करके कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन बाबर की क्लास को आप जस्ट एक एग्जीबिशन मैच से नहीं जोड़ सकते कि एग्जीबिशन मैच में जो है ना, बाकी उसकी जो क्लास है वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहाँ पे वो शो करता है। और बाबर जो है वो इस वक्त नो डाउट उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, शाहिद अफरीदी के बाद वाहिद एक बाबर है जिसकी उतनी फ़ैन फॉलोइंग गई है, जिसकी मिसाल आपने पेशावर में भी देखी है। और बाबर जिस टीम में नहीं खेल रहा होता, आप यकीन करें लोग टीवी पे भी मैच वो देखना पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल में एक बॉल से बाबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वाह वाह बहुत अच्छे, नहीं आपकी बात तो बहुत अच्छी है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बना लेते हैं ना जहांगीर जी जी, फिर उसको मेंटेन करना ये सबसे बड़ा मसला होता है। आप आज फ़ैन फॉलोइंग देख रहे हैं, बाबर अगर अपना वापस गेन नहीं करते फॉर्म और बाबर उस पर मेहनत नहीं करते, आप यकीन करें हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों की फ़ैन फॉलोइंग को ख़त्म होते देखा है। हाँ, वो जो परमानेंट वाली आप बात कर रहे हैं ना, आज भी आप वसीम अकरम को कहीं खड़ा कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे कहीं खड़ा कर लें, रिकी पॉन्टिंग को कहीं खड़ा, शोएब अख्तर छोड़े सबको, शोएब अख्तर को कहीं खड़ा कर लें, आज नया बच्चा भी उनके साथ बतौर फैन खड़ा होने के लिए बड़ा प्राउड फील करता है। तो ये करने के लिए आपको परफॉर्मेंस भी ऐसी देनी होती है। अरसलान भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें बाबर आजम 2015 से लेकर अभी तक उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आउट क्लास थी, इसीलिए उसके स्टैट भी आपको शो करते हैं, उसके मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी शो होती हैं। लेकिन मसला ये है जब आप किसी बैट्समैन को भी इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे, जो आपका कैप्टन होगा, आपको उसको कैप्टनसी से हटाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें होंगी, उसके नंबर्स चेंज करने के लिए साजिशें होंगी, उसको टीम से निकालने के लिए साजिशें होंगी, तो जब वो वापस आता है तो वो काफ़ी सारा प्रेशर लेके आता है। लेकिन वो चैंपियन बैट्समैन है, उसको वापस आना चाहिए और चैंपियन तरीके से ही वापस आना चाहिए और इंशाल्लाह आएगा। हम जरा यूएई अफगानिस्तान की भी बात करते हैं। जिशान, यूएई अफगानिस्तान मेरा ख्याल है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है यूएई ने, जिनको उनके मुल्कों में मौका नहीं मिला वो सारे लड़के अब यूएई से खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेले। मुझे बड़ा मज़ा आया उनकी परफॉर्मेंस का, अच्छी बैटिंग की। हाँ, बॉलिंग मिस्टेक्स उनसे हुई, लेकिन चूंकि आगे मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी दे दी हमारे टीम के चंद प्लेयर्स ने, बड़ी तगड़ी, चाहे उसमें बाकी नए प्लेयर भी हों, और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। तो स्कोर 200 प्लस होना बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? देखें अरसलान भाई, दोनों टीमें जो हैं वो तकरीबन हम पल्ला ही हैं, कुछ ज्यादा उनमें फर्क नहीं देखा जाता। सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो है एक्सपीरियंस का, कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स भी हैं और टीम भी है वो यूएई से जरा क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है, अब टेस्ट नेशन भी है और उनको कॉन्फिडेंस भी है। जिनके आप उनके प्लेयर्स देख लें जो पहले जो उनकी 11 की साइड खेली है, उनमें से तकरीबन 8 एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि रेगुलरली आईपीएल खेलते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यूएई के जो प्लेयर्स हैं वो नॉर्मली जो एसोसिएट प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादा खेले में, जैसे ओमान, कनाडा, कतर और इन लोगों के साथ। तो एक्सपीरियंस का फर्क हो सकता है।
टैलेंट का फर्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बॉलिंग देखी यूएई की, जो बहुत अच्छे उनके पास भी बॉलर है। अभी उनको मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है अफगानिस्तान उन पे भारी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे। बाकी जो है वो मुझे मैच बड़ा टफ नजर आ रहा है, बड़ा बैलेंस मैच होगा। क्या कहते हैं जी वसी? सर ऑन द डे नो डाउट अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन यूएई का जो मोमेंटम आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी बांग्लादेश को भी हराया और इसी ग्राउंड पे उन्होंने 206 चेज़ किया अभी कुछ 2 महीने पहले। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग की है, तो सर जब भी आप एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके मतलब कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। तो नो डाउट यूएई के प्लेयर्स जैसे आसिफ हैं। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे एनालिस्ट बड़ा कम आजकल देख रहा हूँ पाकिस्तान को, आपने अच्छी बड़ी टीम का बड़ी सर देखें, मैं उस दिन भी यही कहा था, मैं आज भी यही कहूँगा कि यूएई और अफगानिस्तान इज़ नो मैच टू पाकिस्तान सर, इवन इन दीज बैड डेज। मैं ये हल्फिया ये कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, हम उन्हें गुड लक कहते हैं, लेकिन देयर इज़ नो मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड यूएई। दे माइट बीट अस। देखें क्रिकेट ऑन द डे आप ने देखा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2007 में हरा दिया, हम जिम्बाब्वे से हार गए, यूएसए से हार गए। T20 एक अनप्रिडिक्टेबल सी गेम है, लेकिन आप अगर बैठ कर यहाँ पे एक टूर्नामेंट से पहले ये कहें कि अफगानिस्तान इज़ अ बेटर टीम, सॉरी, हम ने क्रिकेट खेली हुई है, हम इस आज आप उसको यूएई से बेहतर मानते हैं अभी इस मैच के लिए जो आज मैच है अफगानिस्तान? हाँ, उसमें लेकिन उसमें भी एक फैक्टर है राशिद खान फैक्टर। जिस तरह हमने उसे निगलेक्ट किया, अगर किसी भी तरीके से आसिफ या वसीम जो उनके कप्तान हैं, अगर उनमें से कोई भी मिडिल ऑर्डर में अगर उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दे तो आई थिंक यूएई विल विन इट। लेकिन यही है कि फिर बात वही है, मैं सेकंड करूंगा जीशान भाई को कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी तगड़ी खेली हुई है, दूसरा टेस्ट स्टेटस भी मिल गया ना। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आईपीएल है, क्योंकि जो भी हो लेकिन वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं और वहाँ पे ख़ास तौर पे मुजीब और राशिद और ये सब खेलते हैं। नबी वो मतलब एजेस मतलब कितने सालों से वो खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस डिफरेंस है, लेकिन ये है कि बहुत बहुत तगड़ा मैच होगा, आई एम श्योर। क्या कहते हैं जी जहांगीर साहब? जैसे अरसलान भाई, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कोई मैच नहीं है ना कि आप कहते हैं पाकिस्तान काफ़ी बेहतर टीम है, और इसी तरह यूएई और अफगानिस्तान का भी कोई मैच नहीं है। क्योंकि देखें, अगर अफगानिस्तान को आप देखें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, वो यूएई जो है ना उसको मैच नहीं करती। यूएई में सिर्फ 2 हैं, आसिफ है और वसीम है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन T20 में सिर्फ ये होता है कि ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। तो T20 में हम ज़्यादा इसलिए नहीं जाते कि क्योंकि T20 उस दिन की परफॉर्मेंस मांगती है जिस दिन मैच हो। बाकी अगर आप उनको कंपेयर करें तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान एक्सपीरियंस में भी आ गया है, बॉलिंग में भी आ गया है, बैटिंग में भी आ गया है, और जो यूएई है वो मेरे ख्याल में सिर्फ 2 बैट्समैनों के गिर्द घूमती है। इतना बड़ा अगर उनको 2 को आउट कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल को इतना बड़ा स्कोर कर सकें। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच में पहली बैटिंग से जहांगीर? देखें, पहले बैटिंग में मेरे ख्याल में 170 प्लस होना चाहिए। अगर 170 प्लस आप करेंगे तो तभी फर्ज करें यूएई खेले और यूएई जैसी बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट दी, उन्होंने 170 प्लस कर गए थे, वो हमारा 200 ना होता तो बड़ा क्लोज हो जाता ये मैच। तो क्या एक्सपेक्ट करें अगर यूएई फर्ज करें, उसकी बॉलिंग आप लोगों के सामने है, यूएई अगर 170 प्लस कर लेती है तो मुश्किल में डाल सकती है अफगानिस्तान? देखें, बॉलिंग पे मनसर होता है कि उस दिन वो कैसी बॉलिंग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर 170-80 करते हैं तो वो भी चेजेबल है, वो इतना मुश्किल ही। हाँ, अलबत्ता अगर 200 वो करते हैं तो 200 चेज करना अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा। क्या कहते हैं वसी? मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि अगर 180 हो जाता है उस पिच पे तो सेकंड टाइम थोड़ा बॉल ग्रिप करता है। आप देख लें कि अपने जो 2 मैचेस हमारे भी हुए हैं तो पाकिस्तान ने दूसरी बॉलिंग की है, तो उसमें साइम अयूब का बॉल भी ग्रिप कर रहा था, नवाज़ का बॉल भी ग्रिप कर रहा था, तो वो अब वो पिचेस भी थोड़ी थक गई हैं, 2 मैचेस ऑलरेडी हो गए, तो जब दूसरी बारी होगी तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 180 मुझे लगता है कि दूसरी बैटिंग में ना जरा बॉल भी गीला होने का होता है, तो उससे भी बॉलर्स को काफी मुश्किल है। वहाँ पे ड्यू नहीं पड़ी, 2 मैचेस अभी तो नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ हो सकती है क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है, वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी भी पड़ी नहीं है, पहले 2 मैचेस में नहीं पड़ी। जीशान क्या कहेंगे जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीमों से पहली बैटिंग में? और दूसरी फर्ज करें यूएई बैटिंग करे पहली, देखें थोड़ा सा सरप्राइज फैक्ट होगा कि अगर आसिफ को, नो डाउट आसिफ को उन्होंने रखा हुआ है कि वो स्पिनर को खेलें, जहां पे राशिद है और मुजीब है और 1-2 और भी जो उनके स्पिनर हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आसिफ स्पिनर से ज्यादा फास्ट बॉलर को ज्यादा अच्छा खेलता है। अगर उनको थोड़ा सा बैटिंग उन्होंने दी
तो उनको उनके फास्ट बॉलर को अगर मार पड़ना शुरू हो गई तो फिर जो है यूएई का पल्ला भारी हो सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी की गेम है सारी। अगर आप साइकोलॉजिकली उनको गिरा देते हैं अफगानिस्तान को, तो फिर उनको उठना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ज़रा इस पर एक चीज़ और, ये जो अभी बात कर रहे थे निशान, साइकोलॉजिकली, अच्छा T20 है ही गेम पूरी डोमिनेंसी की। आपने एक सेशन डोमिनेट किया और उस सेशन में अगर आपने फौकियत दे दी जो यूएसए ने पाकिस्तान के साथ किया, तो उस सेशन में बड़ा वो हमारे लिए एक सबक सीखने वाला मैच था। उसको ज़रा मिसाल बनाते हैं तो इसका मतलब है आप यूएई को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बड़ी टीम बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ, इंडिया बड़ा ट्रेन कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अब उनकी परफॉर्मेंसेस पहले से भी बेहतर हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी अफगानिस्तान बेहतर हो रही है T20 के। लेकिन उसके बावजूद अगर तो आप वही वाली बात जो अभी जहांगीर भी कर रहे थे कि अगर तो 180 हो जाता है तो साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाएगा वसी। एग्जैक्टली ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर एक और चीज़ है कि जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल कहा कि यूएई अगर बैटिंग पहली करती है, अब अगर इसको वाइस वर्सा कर लें और अगर अफगानिस्तान पहली बैटिंग करती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर यूएई कोई चांस रखती है लिटरली, क्योंकि उनके पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट 170 भी कर लेती है तो दैट विल बी इनफ आई थिंक के, क्योंकि उनके पास जो राशिद खान का एक फैक्टर है, वो अगर मिडिल ओवर्स में 2-3 विकेटें और 4 ओवरों में 24-25 रन देते हैं। अच्छा, बार बार मैं अफगानिस्तान में जब डिस्कशन पे आता हूँ, ज़्यादातर बॉलिंग में ना आप राशिद को सारे डिस्कस करते हैं। उसकी शायद बड़ी वजह यह है कि अभी तक उनके बॉलिंग एलिमेंट में एक राशिद ही प्रॉस्पेक्ट है। जहांगीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज़ अफगानिस्तान को भी सोचनी होगी कि अब राशिद से भी बाहर निकलना है। देखिए, राशिद खान जो है वो तो एक ट्रम्प कार्ड है ना अफगानिस्तान के लिए, उसको आप किसी और बॉलर से मैच नहीं कर सकते, इसलिए उस पर ऊपर रिलाई किया जाता है। बाकी अफगानिस्तान के पास बाकी भी बॉलर हैं, लेकिन राशिद खान इतने बड़े बॉलर हैं कि बाकी बॉलर्स जो हैं वो सामने नज़र नहीं आते ना। तो मेरे ख्याल में देखें, बाकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे में आप सेशन टू सेशन खेलते हैं कि आपने एक सेशन हार गए तो दूसरा सेशन अगर आप उसमें वापस आते हैं तो आप मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन T20 ऐसी क्रिकेट है, अगर आप एक सेशन कंप्लीटली विन करते हैं तो फिर आपका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं आसिफ और वसीम कर रहे हैं, अगर आसिफ और वसीम इस तरह बैटिंग करें फिर तो उस दिन के लिए जैसे साइकोलॉजिकल अफगानिस्तान जो है वो नीचे आ सकता है। अदरवाइज अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता कि यूएई से। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उनके जो प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में डिसूजा, जो उस दिन वसीम रन आउट हुए और साथ वो यंगस्टर है और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप उनको भी, अब उस दिन ये हुआ कि एक बॉल पे कप्तान को रन आउट करवाया और दूसरे बॉल पे खुद ही आउट हो गए, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और वो भी आपको परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। तो यूएई की टीम भी, अगर फिर वही बात है कि देखें T20 में आपको कोई 10 के 10 प्लेयर्स का मजमुआ नहीं चाहिए होता। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने इनकी परफॉर्मेंस देख ली थी, तो 206 भी चेज ये कर चुके हैं और इसी ग्राउंड पे शारजा में कर चुके हैं, और शारजा की आपको पिच का पता है कि थोड़ा, लेकिन फिर बात वही है कि अगर ये स्पिनर्स को, जिस तरह उस दिन आसिफ हमारे खिलाफ स्पिनर्स को अच्छा खेलें, बी इट आसिफ और कोई भी और प्लेयर हो, अगर स्पिनर्स को वो निगलेक्ट करते हैं अफगानिस्तान के और अच्छे उनके खिलाफ अगर रन्स, और अगर रन्स नहीं भी होते, अगर विकेटें अपनी बचा के रखते हैं तो उनके जो पेस। अच्छा, अब जरा चूंकि लास्ट मिनट्स हैं तो हम जरा इस पर थोड़ी सी बात लाजमी करें। पाकिस्तान, अब जाहिर है इसी, अगर हम टूर्नामेंट का देखें, एक एक्सपेक्टेडली मैं देखूं, पाकिस्तान तो अपने दोनों मैचेस जीत गया है। आखिरी मैच या फाइनल जिसे कह लें ट्राई नेशन सीरीज का, वो उम्मीद, लोगों की उम्मीद ये थी कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान खेलेगा। एक मैच हमने इन्हें हरा दिया है। फाइनल कोई बड़ी चेंजेस देख रहे हैं या वही टीम को बरकरार रखा जाएगा जो टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली थी? उसमें एक्सपीरियंस भी हमें चाहिए होगा, शाहीन जैसा हो, या हम कोई एक्सपीरियंस का भी मुजाहिरा करें? नहीं, अब देखें, इसमें एक और चीज़ है कि एक मैच और भी खेलना है हमने अफगानिस्तान के खिलाफ। फाइनल से पहले एक और मैच खेलना है और यूएई, क्योंकि दो बार हमने आमना सामना करना है सब टीम से। तो हमें ये करना चाहिए, जो मेरा मशवरा वो यही होगा कि आप जो पहला मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें आप वही रोटेशन पॉलिसी पे जाएं, लेकिन जो फाइनल है उसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ वो साइड खिलाएं जो आपने पहले मैच में एशिया कप में खिलाया। शाहीन को खेलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जहांगीर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें अरसलान भाई, 2-3 चीज़ें हैं बॉलिंग में। एक तो शाहीन को वापस आना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, और ये CS क्रिकेट खेलनी चाहिए। आगे एशिया कप है, हमें इसको एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट में जाते भी हैं तो उसके लिए हमें अपने उन बॉलर्स को देखना चाहिए जो कि आगे T20 में परफॉर्म करते हैं। जैसे देख लें, अगर हसन अली को आप देखें तो हसन अली बांग्लादेश सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ और इस सीरीज़ में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे।
तो उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट जो है आगे रोटेशन पॉलिसी में अगर आपने जाना है तो वहाँ पे आप वसीम को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और मुझे लग रहा है इधर के सुफियान मुकीम को आपने देखा है कि जब भी उसके ऊपर स्ट्राइक होता है या उसके ऊपर रन्स बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी लाइन लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। इससे पहले आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में क्लैसन ने जब नवाज बेहतर बॉलिंग कर रहा है, मैं बड़ी उसके साथ जब क्लैसन ने सर मारना शुरू किया था तो वहाँ पे भी इसकी शॉर्ट पिच बॉलिंग होनी शुरू हो गई थी। और एक चाइनामैन बॉलर या कोई स्पिन बॉलर जो है वो जब भी आपको शॉर्ट पिच करेंगे तो कोई भी बैट्समैन आपको उठा के बाहर फेंक सकता है। तो पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो उसने जो ही उसके ऊपर रन्स करने शुरू किया, आसिफ ने स्ट्राइक किया तो सारी बॉलिंग जो है उसकी लाइन लेंथ जो है खराब हो गई। ये बड़ा आपने मजे का पॉइंट उठाया। लास्ट कोई कमेंट करना चाहिए इसी पर वसीम? देखें स्पिनर जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा वो नहीं अच्छा कर सकेगा। आप देखें नवाज टेक्निकल पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया। हाँ वो तो है। देखें हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे लेग स्पिनर्स इनफ बॉलिंग नहीं करते ना। ये चले, बहुत शुक्रिया। वसीम हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर मौजूद थे, ज़िशान नादिर महसूद मौजूद थे और देखेंगे इंशाल्लाह से कि इस ट्राई नेशन सीरीज़ के जो अच्छे रिजल्ट्स अगर पाकिस्तान के हक में हम दुआगों आते हैं तो वही पाकिस्तान यही अपनी सारे मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ एशिया कप में जाए। और हम तो दुआगों हैं कि इंडिया को वो मैच हराए तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह से। फिर होती है जी कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।